सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम रिसर्च डिजाइन पर बात करेंगे। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है शोध प्रारूप। आप कोई भी काम करते हैं, उस काम के पहले एक चित्र अपने दिमाग में बना लेते हैं कि हमें कैसे किस तरह से काम करना है, और उसी तरह से फिर आप उस काम को मूर्त रूप देते हैं। तो जब हम सामाजिक शोध करते हैं, सामाजिक अनुसंधान में भी हमें एक प्रारूप बनाना पड़ता है। जैसे आप जब कोई परीक्षा देते हैं और परीक्षा के पहले कुछ बच्चे होते हैं जो एक प्रारूप बना लेते हैं कि हमें इस तरह से प्रश्नों का उत्तर लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है और इसकी विशेषताएं लिखनी है। किन किन अच्छी हेडिंग के द्वारा आप प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ये सारा चित्र आपके दिमाग में बन जाता है और उसी के माध्यम से आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में भी सबसे पहला कदम होता है कि हम किसी समस्या का चुनाव करते हैं, और जब आप सामाजिक समस्या का चुनाव कर लिए तो दूसरी बात सामने आती है कि समस्या के चुनाव के तत्पश्चात हम अनुसंधान प्रारूप का निर्धारण करें कि हम अपने इस अनुसंधान में किन किन बिंदुओं को समाहित करेंगे। एक योजना बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे। अर्थात कि सामाजिक अनुसंधान का एक ऐसा प्रारूप बनाया जाए जो समस्या के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त हो, और उपयुक्त होने के साथ साथ वह सुविधाजनक भी हो। सुविधाजनक किस लिए? कि हम उसी प्रारूप के अनुसार अपने कार्य का संपादन करेंगे। इसलिए हमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। अगर प्रारूप आप नहीं बनाएंगे तो भटक जाएंगे। तो इस भटकाव से बचने के लिए भी हमें प्रारूप बनाना पड़ता है। कोई भी सामाजिक अनुसंधान हो, उस अनुसंधान का अपना एक उद्देश्य होता है, और अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार ही हम कार्य को निष्पादन करते हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अनुसंधान को बारीकी से समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसर्च डिजाइन, शोध प्रारूप का कॉन्सेप्ट क्या, अवधारणा क्या है। इस और अगर हम प्रश्न उठाएंगे तो शोध प्रारूप की अवधारणा में यह बात सामने आती है कि अनुसंधान प्रारूप अनुसंधान विधियों और एक शोधकर्ता द्वारा चुनी गई तकनीकों का एक ढांचा है। क्योंकि उस ढांचे में जब हम कोई प्रारूप बनाएंगे, कोई कल्पना करेंगे और उस कल्पना के हम एक संरचना देंगे। ऐसा नहीं कि हमने इमेजिनेशन कर लिया, हमने कल्पना कर लिया और कल्पना को आकार नहीं दिया, तो उससे हमारी समस्या उत्पन्न होगी। तो हमें कल्पना को आकार भी देना है,
और वो आकार ही क्या है? शोध प्रारूप होता है। वो आकार ही शोध प्रारूप है। तो शोधकर्ता द्वारा चुनी गई तकनीकों का एक ढांचा होता है। शोध प्रारूप शोधकर्ताओं को अनुसंधान के तरीकों पर विचार करने की अनुमति देता है कि हमें किस तरह से अपने अनुसंधान को गति देनी है, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो उन तरीकों पर विचार करने की अनुमति देता है शोध प्रारूप। क्या उपयुक्त है और सफलता के लिए अपने अध्ययन को कैसे स्थापित किया जाए, इन बातों पर भी शोध प्रारूप बात करता है। इसको हम शोध अभिकल्प भी कहते हैं। किताबों में अलग अलग नाम से दिया गया है। इसको हम शोध अभिकल्प भी कहेंगे। तो ये जो शोध अभिकल्प वास्तव में एक वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक शोधकर्ता या वैज्ञानिक द्वारा उपयोग की जाने वाली एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। व्यवस्थित प्रक्रिया तभी, जैसे आपसे ये बात कही थी कि जब आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो व्यवस्थित प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाए, उसमें कौन कौन सी हेडिंग डाली जाएंगी, उनको एक आप प्रारूप बना लेते हैं प्रश्न का जवाब देने के पहले। तो इसी तरह से अध्ययन, जैसे कोई घर डिजाइन करता है, हमें घर बनाना है, एक मकान बनवाना है। अब उस मकान में कितने कमरे होंगे, कहां पे किचन होगा, कहां पे पूजा घर होगा, वास्तु के हिसाब से हम डिजाइन कराते हैं। एक प्रारूप देते नहीं, एक मॉडल बनाते नहीं बनाते। तो ये जो प्रारूप है, सामाजिक अनुसंधान को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का एक प्रक्रिया है। और यह पहले से पहचाने गए तत्वों और किसी भी अन्य जानकारी या डेटा का एक व्यापक सह अस्तित्व है। तो प्रारूप के द्वारा हम उन सामाजिक अनुसंधान के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक रास्ता तय करता है हमें कैसे तय करना है। तो जब कोई भी आप काम करते हैं, उस काम को करने के लिए आपको एक प्रारूप बनाना पड़ता है। और उसी तरह से जो है सामाजिक अनुसंधान में उस प्रारूप को बना करके हम अपने अनुसंधान को एक व्यवस्थित दिशा देते हैं। अब इसके बारे में कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने विचार रखे हैं कि समाज आखिर शोध प्रारूप होता क्या है। तो एक थिंकर है पाराहु। प्राराहु का मानना है कि शोध प्रारूप वह योजना है जो यह बताती है कि कब, कहां तथा कैसे आंकड़े एकत्रित और विश्लेषित करने हैं। माने एक रास्ता, शोध अनुसंधान के रास्ते को एक रास्ता दिखाने का जो काम करता है वो क्या करता है? शोध प्रारूप करता है। हमें पहले अध्याय में क्या लिखना है, दूसरे अध्याय में क्या लिखना है। अगर हम पीएचडी के लिए कोई शोध प्रारूप बनाया है, हमें कौन सी मेथोलॉजी, अध्ययन विधि का चुनाव करना है, कितने निदर्श हमें लेने हैं, उत्तरदाता हमारे कैसे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, गांव के रहेंगे, शहर के रहेंगे, किनका हमें अध्ययन करना है। तो कब, कहां तथा कैसे आंकड़े एकत्रित और विश्लेषित करने हैं, यह शोध प्रारूप बताता है। तो शोध प्रारूप
एक तरह से पता नहीं, हमें एक रास्ता दिखाता है। बच्चों से पहले ही कहा है कि जब म्यूट कर देते हैं तो फिर आप उसको अनम्यूट मत किया करिए, नहीं तो बीच में बैकग्राउंड से आवाज आती है, घर में क्या बात हो रही है वो आवाज भी आ जाती है। इसलिए जब हम म्यूट कर देते हैं, आपका माइक क्रॉस दिखता है, तो उसको आप उससे छेड़खानी मत करिए, उसको म्यूट ही रहने दीजिए, नहीं तो व्यवधान उत्पन्न होगा और फिर पढ़ाने वाले की लय प्रभावित होती है, हमारी गति रुक जाएगी। इसी कड़ी में एक और समाजशास्त्री हैं, वर्न्स एंड ग्रोव, वर्न्स एवं ग्रोव। इनका कहना है कि शोध प्रारूप किसी अध्ययन को निष्पादित करने का वह ब्लूप्रिंट है जो उन कारकों पर अधिकतम नियंत्रण करता है जिनके द्वारा निष्कर्षों की प्रामाणिकता पर हस्तक्षेप होता हो। बहुत ही समग्र परिभाषा वर्न्स एवं ग्रोव ने दिया है। वो एक कहते हैं ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब एक खाका। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जैसे आप मकान का डिजाइन बनवाएंगे, एक ब्लूप्रिंट आएगा नहीं आएगा कि कहां पे कैसे कमरे बनाने हैं, किस तरफ से दरवाजा होगा, किस तरफ से निकलने का रास्ता होगा, आंगन कहां होगा, यह एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट इशारा करता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को मूर्त रूप देने के लिए जो चित्र हम तैयार करते हैं वो एक ब्लूप्रिंट होता है। तो ये ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें संकेत देता है कि हमें कैसे उत्तरदाताओं का चुनाव करना है, कैसे प्रविधियों का चुनाव करना है, कैसे उपकरणों का चुनाव करना है, किस तरह से हमें तथ्यों का संकलन करना है, तथ्यों का गणितीय विश्लेषण कैसे करना है और उन तथ्यों से कैसे बचना है जो हमारे अनुसंधान को प्रभावित कर सकते हैं, जो हमारे अनुसंधान की प्रामाणिकता पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये जो है वर्न्स एवं ग्रोव का कथन था। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिजाइन। आखिर शोध प्रारूप का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी हम काम करते हैं तो उस काम का अपना एक उद्देश्य होता है। आप एमए क्यों कर रहे हैं, आप बीए क्यों कर रहे हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट होगा, एक उद्देश्य आपके अंदर होगा। समय काटने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इसलिए कि हम अपने तरह से एक आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। पैरों पे खड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम मनुष्य हो गए तो पैरों पर तो सभी खड़े होंगे। पैरों के खड़े होने का इशारा करता है कि हम हमारे अंदर आत्मनिर्भरता आ जाए, जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो और हम समाज के साथ जुड़कर गतिशील हो सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च डिजाइन का? जो पहला ऑब्जेक्टिव, आप उद्देश्य क्या होता है? कोई भी काम करेंगे तो आपका उद्देश्य क्या है? What is the study about and what type of data is required? हमें अध्ययन किस बारे में है और किस प्रकार के तथ्यों की आवश्यकता है, ये पहला उद्देश्य हो गया। हम किस बारे में अध्ययन कर रहे हैं, किस संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अध्ययन के बिंदु अलग अलग हो सकते हैं, हमारे अध्ययन के विषय अलग अलग हो सकते हैं। हम शिक्षित लोगों की समस्याओं का भी अध्ययन कर सकते हैं, हम अशिक्षित लोगों की समस्याओं का भी अध्ययन कर सकते हैं।
हम ग्रामीण समाज का भी अध्ययन कर सकते हैं, हम शहरी समाज का भी अध्ययन कर सकते हैं, हम छात्रों का भी अध्ययन कर सकते हैं, हम शिक्षकों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन के विषय अलग अलग होंगे। ये जो अध्ययन है किस बारे में है, किस संदर्भ को लेकर के अध्ययन किया जा रहा है और किस प्रकार की तथ्यों की आवश्यकता है, ये जो है हमारा पहला उद्देश्य होगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडीज, अध्ययन का उद्देश्य क्या है। अब अध्ययन के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। यह अध्ययन, अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी पीएचडी के लिए अध्ययन कर रहा है, पीएचडी करने के लिए, तो उसका एक मेन जो उद्देश्य होगा, मुख्य उद्देश्य होगा कि हमें पीएचडी या विद्या वाचस्पति की डिग्री, विद्या वाचस्पति की जो डिग्री है वो प्राप्त करनी। हमें पीएचडी की डिग्री प्राप्त करनी है या हमें डीलिट की डिग्री प्राप्त करनी है। एक ये स्टूडेंट्स का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन कई ऐसे रिसर्चर होंगे जिनका लक्ष्य होगा कि इस समस्या के जड़ों तक पहुंचना। जब हम किसी भी समस्या के जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर अगर किसी की बीमारी के किसी मरीज के बीमारी के जड़ों तक नहीं पहुंचता है तो वो इलाज कैसे करेगा। इलाज आ रहा है तो ऐसा नहीं कि पैरासीटामोल दे दिया, बुखार आ रहा है और दब गया। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन उसका फीवर नहीं जा रहा है। पैरासीटामोल हम खिला रहे हैं, एक समय के लिए फीवर बंद हो जाता है और फिर आ जाता है। तब फिर डॉक्टर कहेगा कि नहीं, आप चेक करवाइए, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, टाइफाइड करवाइए, इस समय तो कोविड का भी चल रहा है, बट कोविड टेस्ट कराइए। क्योंकि वो टेस्ट के द्वारा डॉक्टर बीमारी की जड़ तक पहुंचना चाहता है, और जब जड़ तक पहुंच जाएगा तो उस अनुसार वो ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन अगर हम जड़ों तक नहीं पहुंचे और ऐसे ही अध्ययन करते रहे तो कभी भी मूल जो तथ्य हैं उन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो अध्ययन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अलग हो सकता है, किसी नीति को लागू करने के लिए, किसी योजना को लागू करने के लिए, किसी समस्या को समझने और जानने के लिए। ये हमारे उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। फिर आता है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ नीडेड डाटा, आवश्यक तथ्यों के स्रोत क्या हैं। जो तथ्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त होने हैं, उनके स्रोत क्या हैं। स्रोत प्राथमिक है या द्वितीयक है। प्राथमिक स्रोत के लिए हमें फील्ड में जाना होगा, और द्वितीयक स्रोत के लिए हमें साहित्य और पुस्तकालय और विशेषज्ञों से संपर्क करना होगा। किसी भी अध्ययन में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हम प्राथमिक तथ्य को फील्ड में प्राप्त करते हैं, लेकिन जो समस्या का चुनाव हमने किया है उस समस्या को समझने के लिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं, उस साहित्य को पढ़ते हैं जो उस समस्या से संबंधित पहले भी लिखा जा चुका है। अगर आप बाल अपराध पे कर रहे हैं या महिलाओं की समस्याओं पे कर रहे हैं, घरेलू हिंसा पे कर रहे हैं, तो घरेलू हिंसा के स्रोत आपका एक फील्ड होगा कि हम गांव जाकर के, हर परिवार में जाकर के महिलाओं से इंडिविजुअल इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार लेंगे, और ये जानेंगे कि उनके साथ क्या कभी प्रताड़ना हुआ है। दूसरा स्रोत क्या हो सकता है? हम कोर्ट या थाने में जाएं और ऐसे लोगों की, महिला थाने में गए और ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं
जो महिलाओं ने घरेलू हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, तो एक सोर्स वो भी हो गया। प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं नहीं होता, पुरुषों के बीच भी होता है। और अभी एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि जिस तरह से घरेलू हिंसा बनी है, का कानून बना है, तो घरेलू हिंसा में सिर्फ महिलाओं को सम्मिलित किया जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ प्रताड़ना हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं अपने पतियों को भी कूटती हैं, तो वो बेचारे कहां जाएं। तो वो उन्होंने क्या किया, अभी लॉ डिपार्टमेंट में भारत सरकार के पास एक फाइल गई है, पिछले एक साल भर से लंबित है, कि घरेलू हिंसा में पुरुषों के खिलाफ हो रही प्रताड़ना को भी सम्मिलित किया जाए। बहुत सारे ऐसे संगठन बन गए हैं, पत्नी प्रताड़ित पुरुष। हमने देखा था अखबार में, छत्तीसगढ़ में एक अच्छी अखबार में यह समाचार छपा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो 2-3 साल पहले हमारे यहां एक लड़की एमफिल कर रही थी। वो कही कि सर, मैं पुरुषों के खिलाफ जो प्रताड़ना हुआ है उस पर अध्ययन करूंगा। तो मैंने कहा कैसे तुम करोगी, तुम्हारे लिए तो बड़ा दूभर है। तो बोले मैं ये जाकर के, उसने फिर कोर्ट में जाकर करीब ऐसे 50 लोगों की सूची बनाई, तैयार की, उनकी केस स्टडी की, जिनका केस चल रहा था डाइवोर्स का, कि पत्नी हमें प्रताड़ित करती। तो अध्ययन के स्रोत कुछ भी हो सकते हैं। अध्ययन के स्रोत पुरुष भी हो सकते हैं और अध्ययन के स्रोत महिलाएं भी हो सकती हैं। तो आवश्यक तथ्यों के स्रोत क्या है, यह हमें देखना है। फिर उद्देश्य अगला है, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ एरिया ऑफ द स्टडी। अध्ययन क्या होना चाहिए। हम समाजशास्त्र में क्या आपको बताया था ना, रुडयार्ड किपलिंग की 6 बातें बताई थी कि 6 ककार आप याद किए, कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां। तो अध्ययन क्या होना चाहिए, यह भी हम देखते हैं। किस क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं, किस एरिया में हम अध्ययन कर रहे हैं, किस स्थान पे हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा स्थान, यह भी ऑब्जेक्ट एक उद्देश्य में आता है। हम ग्रामीण समाज में अध्ययन कर रहे हैं, हम छात्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो स्कूली छात्रों का अध्ययन कर रहे हैं कि कॉलेज के छात्रों का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि छात्र की जब बात होगी तो 3 तरह की चीजें सामने आएंगी। एक प्राइमरी छात्र होंगे, दूसरे सेकेंडरी छात्र होंगे, और तीसरा हायर एजुकेशन से होंगे। तो हम अपने इस अध्ययन में किन छात्रों को ले रहे हैं और उसका क्षेत्र क्या है, यह भी हमें डिसाइड करना है। यह भी एक उद्देश्य होता है रिसर्च डिजाइन का, और उसी के अनुसार हम रिसर्च प्रारूप बनाते हैं, शोध प्रारूप बनाते हैं। फिर अगला उद्देश्य हो सकता है, व्हाट टाइम अप्रोक्सीमेटली इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी। अध्ययन के लिए हम कितना समय चाहिए, रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड है हमें, यह भी योजना। जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए, आईसीएसआर के लिए या डीएसटी के लिए, तो पूछते हैं, ये सारी चीजें बताते हैं कि ये वही रिसर्च डिजाइन के अनुसार आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगेंगे। 1 साल लेंगे, 2 साल लेंगे, 3 साल लेंगे। तो वो सोचते हैं कि जल्दी से जो है, अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट भी जल्दी आए, देखें हम। तो अगर कोई पीएचडी कर रहा है लड़का, तो उसको मैक्सिमम 4 ईयर मिलते हैं। 4 साल में आपको पीएचडी करना है, 4 साल में थीसिस सबमिट करना है। कोई प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं तो 2 साल का प्रोजेक्ट चलता है, 4 साल का प्रोजेक्ट चलता है, 10 साल का चलता है। जैसे एक प्रोजेक्ट चला था वर्ल्ड बैंक की सहायता से, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना।
अब उस योजना से कितनी गरीबी हटी और कितने अमीर हो गए ये दूसरी बात, लेकिन वो 10 इयर्स का था कि 10 वर्ष में हम ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रारूप है, इसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन एक चीज हुआ कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना में स्वयं सेवी संस्थाओं का विकास हुआ, स्वसमूह जो कहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप जो है, चाहे वो महिलाओं के हो चाहे पुरुषों का। पुरुषों का तो पहले इन्वॉल्वमेंट होता था, भागीदारी उनकी होती थी, लेकिन इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना में पहली बार गांव की महिलाओं ने भी स्वसमूह बनाया। और ऐसे बहुत सारे, रीवा में भी बहुत सारे ऐसे स्वसमूह हैं। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश वगैरह बहुत सारे स्वसमूह हैं, लेकिन महाराष्ट्र और साउथ दक्षिण में जाएंगे तो वो ज्यादा आपको एक्टिव दिखाई देंगे। थोड़ा नॉर्थ भारत में अभी भी करप्शन है, ये मानते हैं, भ्रष्टाचार है यहाँ, लेकिन साउथ में आकर तरफ जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप समूह महिलाओं को देखेंगे जो कि बहुत ही आत्मनिर्भर बन गई इन सहायता से। तो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी नीति बनाने के लिए हमें कितना समय चाहिए, यह भी आपको देखना होता है। तो ये एक शोध प्रारूप का, ये भी हम शोध प्रारूप में ये तय करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें 2 वर्ष लगेगा, 4 वर्ष लगेगा, 5 वर्ष लगेगा, 10 वर्ष लगेगा। विदेशों में जो भी योजनाएं चलती हैं वो 20 वर्ष बाद क्या बदलाव आएगा, ये लेकर योजनाएं चलती हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहां जो योजनाएं चलती हैं कि हमारी सत्ता कैसे बची रहेगी 5 साल बाद में, जिसकी आए वो जाने। हम फ्यूचरिस्टिक विजन, जो एक भविष्योन्मुखी योजनाएं हैं, वो नहीं बनाते। हम कुर्सी के लिए योजना बनाते हैं, सत्ता के लिए योजना बनाते हैं, सोसाइटी के लिए योजना नहीं बनाते हैं, देश के लिए योजना नहीं बनाते हैं। लेकिन अमेरिका, यूरोप में जो योजनाएं बनती हैं वो आज क्या प्रभाव पड़ेगा इसके लिए नहीं, 20 वर्ष हमारी सामाजिक संरचना में, हमारी आर्थिक संरचना में, हमारे देश के विकास में कितना बदलाव आएगा, इन योजनाओं को लेकर चलते हैं। इसीलिए वो बहुत आगे हैं, हम उनसे 100 साल पीछे हैं। फिर अगला उद्देश्य हो सकता है, छठवां उद्देश्य क्या हो सकता है? What should be the amount of materials of number of cases for the study? What should be the amount of materials or number of cases for the study? अध्ययन के लिए क्या सामग्री चाहिए और कितने मामलों की संख्या होनी चाहिए, कितने, हम अपने अध्ययन में कितने लोगों का अध्ययन करें, कितने परिवारों का अध्ययन करें, कौन कौन से सामग्रियों के बारे में हमें अध्ययन करना है, विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करना है, तथ्यों के बारे में अध्ययन करना। यहां सामग्री से मतलब है फैक्ट्स, तथ्य। किन तथ्यों को हमें जानना है, उन तथ्यों को जानने के लिए ही हम एक प्रारूप बनाते हैं। और कितने लोगों के अध्ययन करना है हमें। पीएचडी आप करेंगे तो 300 लोगों का अध्ययन होता है, लेकिन अब एक स्टैंडर्ड बना दिया कि नहीं, नॉट लेस देन 500 रिस्पोंडेंट्स, 500 उत्तरदाताओं से नीचे आप अध्ययन न करिए। और जितना बड़ा अध्ययन होगा, यूनिवर्स होगा या सैंपल साइज होगा, उतना टाइम लगेगा और उतना ही हमारी जो शोध प्रारूप का जो आकार है वो बदलाव होगा। तो अध्ययन के लिए तथ्य या उत्तरदाताओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, तथ्य किस तरह के होने चाहिए, कैसे तथ्यों को हमें प्राप्त करना है। लिटरेसी योजना भी चली थी, यहां पे साक्षरता योजना चली है, तो हम साक्षरता के अंतर्गत कितने को क्या समाहित करेंगे। पता चला कि 10 वर्षों में एक स्त्री ने अपना नाम लिखना सीख लिया, शिवकलिया, तो उसको भी हम साक्षर मान लिए। बाकी वो कुछ नहीं सीख पाई, अपना नाम सीख ली, क्योंकि साक्षरता इस अभियान में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत ही करप्शन हुआ था। यहां जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो सब करप्शन की बेदी पर तिरोहित हो जाता है। अगर सही रूप से
हिंदुस्तान में योजनाएं फलीभूत हों, हिंदुस्तान ही नहीं हर जगह, लेकिन यहां करप्शन बहुत ज्यादा है। अगर लिस्ट हम देखेंगे जो ट्रांसपेरेंसी लिस्ट जो वर्ल्ड की, तो कभी कभी तो आता है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा करप्शन यहां है, पड़ोसी देशों से भी ज्यादा करप्शन यहां पे। तो इन चीजों से अगर बचना है, तो अगर योजनाओं को जो अगर हमें मूर्त रूप देना है, ईमानदारी से अगर हम, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत लोग होते हैं ईमानदारी, बहुत सारे सरपंच होते हैं बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदारी से काम करते हैं। मुझे घूमने का मौका मिला था गुजरात में, आनंद गया था, वल्लभ विद्यानगर विश्वविद्यालय, और वहीं के पास के गांव में जब बताया गया कि ये इस गांव की जो तस्वीर बदली है, इस लड़के ने बदली है। एक बहुत गरीब लड़का था, बहुत लेकिन बहुत ही मेरिटोरियस था, बहुत अच्छा स्कॉलर था, लेकिन 12वीं क्लास के बाद किसी तरह से उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि माँ बाप किस तरह से उसके पढ़ाई का खर्च उठाते थे, लेकिन बहुत अच्छा स्कॉलर था, यूनिवर्सिटी टॉपर था। तो गांव वालों ने यह तय किया, उसने क्या किया था उसी बीच, के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया एमबीए करने का, और उसमें उसकी पास नहीं हुआ, उसकी रैंकिंग आई। लेकिन हार्वर्ड में पढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए लगते हैं, 50 लाख फीस इंट्रेंस होती है। तो वहां के कुछ गांव वालों ने कहा कि जब इतना मेरिटोरियस स्कॉलर है, इतना अच्छा लड़का है, तो इसको सब मदद करके उसको वहां दाखिला दिया है। और जैसे ही वो एमबीए कर लिया, एक बड़ी अच्छी कंपनी में उसको इंडियन करेंसी में 40 लाख रुपए प्रति माह की नौकरी लग गई, क्योंकि वो बहुत ही मेरिटोरियस स्कॉलर था। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि उसको अपने गांव का कर्जा उतारना था, उसका लक्ष्य कुछ दूसरा था। उसने किस तरह से खेती, एग्रीकल्चर को मैनेजमेंट किया जाए, एक प्रबंधन कैसे खेती को आगे बढ़ाया जाए, उसने अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था इजराइल में जाकर के। और इजराइल एक छोटा सा देश है, इतने ज्यादा वेजिटेबल उत्पादन करते हैं, वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को वेजिटेबल खिलाने के लिए सक्षम है। बहुत छोटा देश है, लेकिन वहां टमाटर आप कभी देखेंगे, टमाटर ऐसे उगते हैं जैसे अंगूर फल रहे हो। उनकी अपने तरह की खेती होती है। और वो लड़का वहां सीखा, अपना प्रोजेक्ट किया था, हार्वर्ड की तरफ से जाके प्रोजेक्ट किया था। उसको इतना मेरिटोरियस था कि बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको स्कॉलरशिप भी देने लगा। तो जब गांव आया, और गांव में जो है अपने जितने भी लोग थे, उन सबको खेती करने के नए ढंग को उसने समझाया, और आज वो गांव जो है गुजरात का सबसे संपन्न गांव बन गया। और बाद में वही कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उसको एम्बेसडर बनाई, जो पैसा मिलता था वो अपना इन्वेस्ट करता था। तो ये क्या होता है, एक ईमानदारी, ऑनेस्टी होती है। वो उसको गांव वालों ने सरपंच भी बना दिया, और अगर किसी के ऊपर वो जुर्माना कर दिया कि नहीं आपने इतने कचरा फैलाया है, यहां किया है, तो कभी वो बुरा नहीं मानते थे। तो ये ऑनेस्टी होनी चाहिए। इस तरह से अगर ऑनेस्ट हो, ईमानदारी हो, तो निश्चित है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, वो सब बहुत अच्छे चलेंगे। फिर अगले कड़ी आता है, अगला उद्देश्य होता है किस प्रकार के निदर्श का उपयोग किया जाना चाहिए। ये What type of sampling should be used? निदर्श क्या होता है? निदर्श होता है कि अगर मान लीजिए 10,000 लोग हैं, 10,000 बच्चे हैं, या 10,000 ग्रामीण में से हमें 2,000 लोगों को लेना है, चुनाव करना है, तो उन 2,000 लोगों का चुनाव हम कैसे करेंगे? ये निदर्श के द्वारा हम उनको चुनते हैं। उसकी अपनी एक अलग विधि होती है, जब कभी सैंपलिंग पढ़ाएंगे आपको तो वो बताएंगे। उसकी अलग अलग विधि होती है, रैंडम सैंपलिंग होती है, फिर उसमें रैंडम सैंपलिंग, लॉटरी सिस्टम होती है, ग्रिड सिस्टम होती है, कार्ड सिस्टम होता है। तो ये सारे हम कैसे चुनाव करेंगे? तो अध्ययन में हम जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं,
वो किस प्रकार के निदर्श का उपयोग हम करेंगे, सैंपलिंग हमारी कैसी रहेगी, कैसे उत्तरदाता रहेंगे, हमारे शिक्षित अशिक्षित, ग्रामीण शहरी या मिक्स्ड रहेंगे, किस तरह से होंगे, इनको भी जो है हमें देखना है। फिर आएगा व्हाट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन वुड बी एप्रोप्रिएट। आप जो है किस प्रकार तथ्य संकलन का कौन सा तरीका उचित होगा। अब यहां पे आता है, ये प्रारूप में ही सब हम निर्धारित करेंगे। जैसे आपको बताया था ना कि एक मकान हम बनवाएंगे और मकान में कई लोग हैं, कई परिवार, बड़ा परिवार है, तो बड़े बच्चे का कैसा होगा कमरा, छोटे बच्चे कैसा होगा, दादी कमरा कैसे होगा, पूजा घर कैसा होगा, आंगन कैसा होगा, किचन कैसा होगा, ये सारी चीजें हम प्रारूप बनाएंगे। तो उसी तरह से हम अपने अध्ययन के लिए भी ये प्रारूप का निर्माण करते हैं, प्रारूप की संरचना करते हैं। अब तथ्य संकलन के लिए कौन सा तरीका उचित होगा, हमारा रिसर्च किस तरह का है, अप्लाइड रिसर्च है, इवैल्यूएटिव रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कैसा है, हम उसको देखेंगे कि हमारा शोध किस तरह का है, और उसके अनुसार फिर हम इसमें कौन कौन से टूल्स उपयोग करेंगे, मेथड्स हमारा क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन करेंगे या इंटरव्यू करेंगे, क्या करेंगे, हम केस स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा मेथड्स हम उपयोग करेंगे। फिर वो मेथड्स में हम टूल्स कौन सा यूज करेंगे, क्वेश्चनर कर रहे हैं या इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल भी रहे हैं, कैमरे का भी उपयोग कर रहे हैं, टेप रिकॉर्डर का भी उपयोग कर रहे हैं, तो कौन सा उपयोग करेंगे। तो तथ्य संकलन का कौन सा तरीका उचित होगा, व्हाट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन वुड बी एप्रोप्रिएट। और नेक्स्ट फिर क्या होगा, हाउ विल डाटा बी एनालाइज्ड, ये भी है, ये बहुत जरूरी है। ये भी तथ्यों का विश्लेषण हम कैसे करेंगे, तो तथ्यों का विश्लेषण कैसे, कहीं ऐसा नहीं कि होच पोच हो जाए सब कुछ। जैसे आप चावल, एक चावल जब आप फसल आती है और फसल आने के बाद फिर उस फसल से अगर हम चावल बनाना है तो चावल को हम बीनते हैं नहीं, कंकड़ पत्थर सब बाहर फेंकते हैं, सिर्फ चावल ही रहे। अगर नहीं रहेगा चावल तो कंकड़ आएंगे, तो फिर वो खाने में कहीं अगर फंस गया तो बहुत ही परेशानी होगी, समस्याएं होंगी। तो हम इन तथ्यों का विश्लेषण भी ऐसे ही करेंगे, मिक्सिंग नहीं करेंगे, अलग अलग तथ्यों को बांटेंगे, हम टेबुलेशन करेंगे, सारणियन बनाएंगे, उसको सारणियों में बांटेंगे। हमारे सामाजिक जो सोशल फैक्ट्स हैं क्या है, हमारे इकोनॉमिकल फैक्ट्स कैसे हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं तो वो कैसे हैं, पॉलिटिकल फैक्ट्स कोई है तो वो कैसे हैं, ये सबको अलग अलग, इनको हम मिक्स्ड नहीं करेंगे ये सब एक ही कर दिए, ऐसा डिजाइन, ऐसा प्रारूप बनाएंगे। धर्म का प्रभाव क्या पड़ रहा है, संस्कृत का प्रभाव क्या पड़ रहा है, परिवार का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो तो अपने अध्ययन के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अध्ययन का विषय क्या है, और उस विषय के अनुसार हमें अपना विश्लेषण करना है। तो तथ्यों का विश्लेषण कैसे किया जाए यह भी जरूरी होता है। अगर विश्लेषण हम अगर अच्छा नहीं होगा, जब तथ्य हमारे अलग अलग होंगे, प्रारूप हमारा अलग अलग होगा, प्रारूप में हमने ऐसा डिजाइन किया, ऐसी संरचना बनाई है कि हम तथ्यों का विश्लेषण अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये चीज भी हमें प्रारूप में देखना, इसलिए प्रारूप बनाते हैं कि ये भी ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है कि व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर, ये भी है, व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर, अनुमानित व्यय क्या होना चाहिए। होता है ना, जैसे परिवार में बेटी की शादी करनी है, अब बेटी की शादी करने के लिए कितना किस पे खर्च होगा, कितना कपड़ों पे खर्चा होगा, कितना खाने पे खर्चा होगा, कितना बाजे पे खर्चा होगा, कितना
वर पक्ष वाले लोगों को विदाई देने में खर्चा होगा, कभी कभी दहेज, दहेज का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दहेज का विरोधी हूं, तो दहेज, लेकिन वो भी लोग जोड़ते हैं कि दहेज में कितना खर्च होगा। बहुत सारे ऐसे लालची लोग हैं जो बच्चे को कहेंगे अरे हमारा बच्चा बीई किया है, हमने 5 साल पढ़ाया है, क्या फोकट में पढ़ाया है, वो सब जोड़ लेंगे। तो ये तो आप अपनी वचनबद्धता को निभाए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाए हैं, इसलिए नहीं निभाए किसी बच्ची के पिता को जो है आप लूटने के लिए नहीं पढ़ाए कि उसको बी करवाया। तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं, विवाह हुआ या व्रतबंध आयोजन हुआ, कोई फंक्शन, हम भागवत कथा सुन रहे हैं या कोई कथा सुन रहे हैं, छोटा सा ही, तो उसमें अनुमानित व्यय कितना आएगा। हम कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो कितना व्यय आएगा, खाने में, ट्रेवलिंग में, तो ये सारे व्यय क्या। तो इसी तरह से हमें प्रोजेक्ट में भी, अपने शोध अनुसंधान में भी व्यय का आकलन किया जाता है कि हम पीएचडी कर रहे हैं तो कितना, कितनी फीस लगेगी, कितना कंप्यूटर टाइपिंग में खर्च आएगा, कितना फैक्ट कलेक्शन में खर्च आएगा, कितना जो है, बहुत बहुत तो बड़े बड़े ऐसे भी गाइड होते हैं जो कहते हैं कि नहीं इतना खर्चा तो हमको भी होगा तब दस्तखत करेंगे, ऐसे भी आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री। ये भी बड़ा प्रारंभ में आकलन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारा अनुमानित व्यय जोड़ लेता है और जोड़ने के बाद फिर आप पीएचडी करते हैं या कोई प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट अध्ययन कर रहे हैं, कोई उस अध्ययन में कितना खर्च आएगा। हम सामाजिक समस्या कोई ले लिए हैं, बाल विवाह पे अध्ययन करेंगे या नशे की समस्या पे अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी अध्ययन है, इस अध्ययन में कितना खर्च आएगा, अनुमानित व्यय कितना आएगा, ट्रेवलिंग में कितना आएगा, टूल्स प्रिपरेशन में कितना आएगा, लोगों से संपर्क करने में कितना आएगा, पैसा लगेगा, ये सब हम अनुमानित व्यय लेते हैं। मिसलेनियस खर्च कितना आएगा। जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं यूजीसी या आईसीएसआर को देते हैं तो इस तरह से बनाते हैं उसमें कि कितना खर्च आएगा। तो यह भी एक उद्देश्य है, शोध प्रारूप का यह भी एक उद्देश्य है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने अध्ययन को समग्र बनाने के लिए, परिपूर्णता प्रदान करने के लिए ये सारी चीजें आप उसमें एक आकार देते हैं। तो उस आकार में एक ये भी होगा कि अनुमानित व्यय आपका क्या होना चाहिए। और लास्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा, what should be the specific nature what should be the specific nature of the study। अध्ययन की विशिष्ट प्रकृति क्या होनी चाहिए। अध्ययन की प्रकृति कैसे होनी चाहिए। हम अध्ययन को वैज्ञानिक बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते। हम सोचते हैं कि जो भी अनुसंधान हम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे वो साइंटिफिक होगा। तो यहां भी देना कि विशिष्ट स्पेसिफिक नेचर, विशिष्ट प्रकृति क्या होनी चाहिए। हम कोशिश यही करें कि हमारे अध्ययन की जो विशिष्टता है वो स्पेसिफिक, विशिष्टता क्या होगी, वह विशिष्टता होगी साइंटिफिक। हम फिलॉसफिकल अप्रोच की अब बात ना करें। कभी कभी होता है कि हम फिलॉसफिकल अप्रोच की भी बात करते हैं। जब इंटरडिसिप्लिनरी आजकल अध्ययन शुरू हो गया है, अंतर अनुशासनिक अध्ययन हो गया है, जिसमें हम कई प्रारूपों को एक साथ सम्मिलित करते हैं, कई मेथड्स को एक साथ हम सम्मिलित करते हैं। जैसे जब किसी गंभीर व्यक्ति का इलाज होता है तो न्यूरोसर्जन भी अपनी रिपोर्ट बताएगा,
हार्ट वाला भी बताएगा, और बोन्स वाला भी बताएगा, हड्डी वाला भी बताएगा, मेडिसिन वाला भी बताएगा, और उसके अनुसार जो है आप अध्ययन, वो पूरी रिपोर्ट आएगी। तो आजकल की जो सामाजिक समस्याएं हैं वो सामाजिक समस्याएं बहुआयामी हो गई। किसी एक घटना के पीछे सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक सारे फैक्ट जिम्मेदार होते हैं। तो इनका अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि अगर हमारे अध्ययन की प्रकृति विशिष्ट नहीं होगी, साइंटिफिक नहीं होगी, तो हम कैसे, तो हम जो टूल्स का चुनाव करें, अध्ययन का चुनाव, जो यंत्रों का चुनाव करें, जो मेथड्स का चुनाव करें, वो साइंटिफिक होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या शोध प्रारूप के उद्देश्य हैं। हम शोध प्रारूप को जो भी रिसर्च, जो भी डिजाइन करेंगे, आकार देंगे, वो क्यों ऐसा करते हैं, हम कोई भी डिजाइन क्यों बनाते हैं, इन उद्देश्यों को हमने आपको बताया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर शोध प्रारूप की विशेषताएं क्या है, शोध प्रारूप के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारे अनुसंधान कार्य को समग्र बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं। विशेषताएं हमारे गुणों को स्पष्ट करती हैं। तो पहला क्या है, शोध प्रारूप का संबंध सामाजिक सोच से होता है, रिलेटेड टू सोशल रिसर्च। ऐसा नहीं कि मैंने शोध प्रारूप हमारे जो सोशल जो रिसर्च है, सामाजिक शोध क्या है, एक विस्तृत अवधारणा है। हम हर तरह के रिसर्च में इसका प्रयोग करते हैं, शोध प्रारूप का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां चूंकि हम सामाजिक अनुसंधान की बात कर रहे हैं, तो शोध प्रारूप का संबंध किससे होगा, सामाजिक शोध से होता है। अब वो सोशल रिसर्च जो होगा, सामाजिक शोध होगा, वो बहुआयामी है, या किसी एक आयाम पर हमारा फोकस हो रहा है, ये उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है, अध्ययन की प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है। फिर दूसरी विशेषताएं हो सकती हैं कि शोध प्रारूप शोधकर्ता को एक निश्चित दिशा देता है, एक निश्चित दिशा का बोध कराता है। जैसे आप देख कहीं पे जा रहे हैं और गूगल मैप है, आपने अपने मोबाइल में गूगल मैप को ओपन किया है, किसी शहर में आप गए हैं और पर्टिकुलर किसी एरिया में जाना है, गूगल मैप आपको डायरेक्शन दे रहा है, इधर मुड़िए, ऐसे चलिए, इस चौराहे से मुड़िए। तो शोध प्रारूप भी वो गूगल मैप की तरह ही आपको एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा बोध कराता है कि आपको कैसे अनुसंधान में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करना है। फिर एक विशेषता और यह हो सकती है कि शोध प्रारूप सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति को सरल बनाकर स्पष्ट करती है। जैसे हम बता कि सामाजिक जो समस्याएं हैं बहुत जटिल हो रही हैं। जटिल क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा समाज भी जटिल हो रहा है, हमारा समाज भी जटिल हो रहा है, और इस जटिलता ने हमारे समग्र सोसाइटी को, हमारे पूरे समाज को प्रभावित किया है, हमारे आचरण को प्रभावित किया है, हमारी परंपराओं को प्रभावित किया है, हमारे मूल्यों को प्रभावित किया है। तो जटिलता जो है इस तरह से, जब व्यवहार जटिल होगा व्यक्ति का, व्यक्ति जटिल होगा, तो उससे होने वाली क्रियाएं भी जटिल होंगी। तो इन जटिलताओं को जो है इन जटिलताओं को जो है वो सरल करता है शोध प्रारूप। फिर अगली विशेषता हो सकती है कि प्रारूपों का चुनाव सामाजिक शोध की समस्या और उपकल्पना की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। यह भी है, बहुत जरूरी है।
हमारा अध्ययन किस तरह से है, हमारी हाइपोथेसिस कैसी है। हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, किसी समस्या से संबंधित रिलेटेड हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हमारी उपकल्पना क्या है, उस उपकल्पना के आधार पर, उस उपकल्पना की प्रकृति के आधार पर हम सामाजिक शोध के उपकरणों का चुनाव करते हैं। तो हमारे अध्ययन क्या है, हमारा जो अध्ययन है वो उसकी प्रकृति क्या है, हम किस तरह से अध्ययन कर रहे हैं। हमारा विश्लेषणात्मक अध्ययन है, हमारा वर्णनात्मक अध्ययन है, हमारा निदानात्मक अध्ययन है, या हमारा ऐतिहासिक अध्ययन है, कौन सा अध्ययन है। और शोध प्रारूप वास्तव में वह साधन है जो अनुसंधानकर्ता के परिश्रम को कम करता है और शोध में आने वाली समस्याओं को दूर करता है। जैसा आपको बताया कि अगर कहीं आपको जाना है और गूगल मैप आप देख रहे हैं और उसी दिशा की ओर आप जा रहे हैं, जैसा गूगल मैप बता रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है, तो आप अपने ठौर तक पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी आधार नहीं है और आप पूछते पूछते जाएंगे, कभी दाएं मुड़ेंगे, कभी बाएं मुड़ेंगे, कभी सीधे जाएंगे और अनमनस्क भी हो जाएंगे, तो अनुसंधानकर्ता की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हमें अनुसंधान करने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी अनमनस्क नहीं होना है, पूरे मनोयोग से काम करना है। और जब मनोयोग से काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो शोध प्रारूप एक साधन के रूप में काम करता है, एक मीन्स, वर्किंग एज ए मीन्स, एक साधन के रूप में काम करता है। और जब हमारे पास एक डिजाइन होगा कि हाँ पहले हमें ये करना अध्ययन, फिर यहां करना अध्ययन, इस शहर में जाना है या इस एरिया में जाना है, फिर इसका ऐसे विश्लेषण करना है, तथ्यों का विश्लेषण इस तरह से करना है, और तथ्यों का हमें कंप्यूटराइज विश्लेषण करना है या मैनुअल करना है, ये सब हमें अपने शोध प्रारूप में लिखना पड़ता है। तो एक तरह से शोध प्रारूप, जो रिसर्च डिजाइन है, जटिल काम को सरल बनाने की एक प्रक्रिया है नहीं? जैसे किचन में मां हो गई या कोई भी हो गया, कोई भी नया डिश बना रहे हैं, तो उसका भी एक खांचा होता है कि हमें कैसे बनाना है, कितना भूनना है, कौन से मसाले डालने हैं, कितना नमक डालना है, कितनी हल्दी डालना है, कितनी धीमी आंच में पकाना है। एक खाका होता नहीं होता। ठीक इसी तरह से जब हम अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान का भी एक चित्र होता है, एक खाका होता है हमारे दिमाग में, और उसी खाका को हम साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक आधार देते हैं, एक वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं। तो ये जो वैज्ञानिकता प्रदान करेंगे, ये हमारा क्या होगा, शोध प्रारूप कहलाएगा। और इस शोध प्रारूप, अगर हमारा अच्छा है शोध प्रारूप, तो निश्चित है कि हमें अपने दिशा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम अनुसंधान करें, अभी शोध प्रारूप के बहुत सारे आयामों पर आपको अगले दिन चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने एक आपको अवधारणा बताई है, उसके उद्देश्य बताए हैं और उसकी विशेषताएं बताई हैं। फिर शोध प्रारूप के प्रकार कितने होते हैं, उन सारी चीजों को भी हम अगले दिनों में आपसे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको अगर कोई प्रश्न इससे संबंधित है